बाल विकास होता है क्या? बाल विकास का सामान्य अर्थ होता है बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास। अब देखिए आज जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि जो विकास होता है वह हमारा गुणात्मक यानी कार्य कुशलता, ज्ञान, तर्क, नवीन विचारधारा से संबंधित होता है। वहीं परिणात्मक परिणात्मक जो हमारा रहता है वो विकास में हमारे शारीरिक वृद्धि, लंबाई में वृद्धि और हमारा शरीर आकृति में वृद्धि, इनसे संबंधित होता है परिणात्मक विकास। विकास का संबंध गुणात्मक और परिणात्मक दोनों तरीकों से होता है। अब हम बात करेंगे कुछ विद्वानों की राय के अनुसार। स्किनर के अनुसार विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। विकास देखिए धीरे धीरे होता है। आप कभी देखेंगे बच्चों में जो भाषाई योग्यता रहती है, जो भी उसके गणितीय विज्ञान के बारे में या संज्ञानात्मक विकास का जो क्रम रहता है वो एक क्रम से होता है। विकास सब में अलग अलग होता है लेकिन वो एक क्रम से चलता है, एक मंद गति से चलता है। हरलाख के अनुसार बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए है रखा गया क्योंकि विकास के अंतर्गत बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। हरलाख जो है उनका मानना है कि बाल विकास इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें सभी पक्ष जो रहते हैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, सामाजिक, इन सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं किया जाता। हम पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत के बारे में। बाल विकास का जो सिद्धांत है पहला क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जो है वो माँ के गर्भ से प्रारंभ हो जाती है और ये मृत्यु पर्यंत तक चलती है। ये माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाएगी और ये जब तक हमारा आखिरी सांस रहेगी तब तक ये विकास की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा देखेंगे समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? बालकों का विकास वृद्धि उनके अपने व्यक्तित्व के अनुरूप होता है, जिसमें गैसल के अनुसार क्या रहता है? दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान रहता है। तो आप देखेंगे कोई बालक जो है भाषाई योग्यता में ज्यादा रहता है, कोई गणितीय योग्यता में ज्यादा रहता है, किसी का मानसिक योग्यता ज्यादा रहता है। तो सभी बच्चों का जो व्यक्तित्व के अनुरूप रहता है। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, जैसा कि हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे विकास क्रम की एकरूपता। विकास क्रम में हम देखेंगे कि दोनों में विकास की जो परिणात्मक चीजें रहती हैं वो अलग अलग होती हैं, लेकिन उनका जो क्रम होता है वो एक समान रहता है। जैसे अगर आप देखेंगे सभी बालकों में जो जो उनकी लंबाई बढ़ती है वो सर की ओर बढ़ती है। सभी जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सर की ओर से ऊपर बढ़ते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि विकास क्रम में क्या है? एकरूपता होती है, उनके क्रम में एकरूपता पाई जाती है सभी बालकों में। चौथा क्या है? वृद्धि और विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। जैसे आप देखेंगे शैशव काल में बच्चों का जो शारीरिक विकास रहता है वो काफी तेजी से होता है, फिर आप किशोरावस्था में भी वही चीज देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बाद के सालों की बात करें तो उनकी और वृद्धि और विकास की गति जो है वो एक सी नहीं रहती है। कभी किसी आयु वर्ग में ज्यादा हो जाएगी, किसी आयु वर्ग में कम रहती थी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास की गति एक सी नहीं रहती है। अब हम बात करते हैं विकास जो होता है वो सामान्य से विशेष की ओर चलता है। जैसे हम बच्चों में देखते हैं, बच्चे जब भी कोई भी चीज पकड़ने की कोशिश करते हैं तो पहले हाथ पांव चलाते हैं, फिर धीरे 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 वो पकड़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम हमेशा देखते हैं विकास जो है वो हमारा सामान्य में जो भी सारी चीजें लगती हैं फिर धीरे 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 वो विशिष्टता की ओर बढ़ती है। छठा जो है वो हमारा क्या? परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत ये कहता है कि विकास के जो तमाम पहलू हैं, जैसे शारीरिक विकास मानसिक विकास से संबंधित होता है, मानसिक विकास संवेगात्मक विकास से संबंधित होता है, संवेगात्मक विकास से उसके सामाजिक विकास के बारे में असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो विकास के सारी चीजें हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं। सातवां देखेंगे एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग से कार्य करता है, फिर इसके बाद फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। जैसे हम देखते हैं पहले बच्चे पेन पकड़ना सीखते हैं, पहले हाथ हिलाना सीखेंगे, फिर इसके बाद पेन पकड़ना सीखेंगे, फिर हाथ और
उंगलियों के माध्यम से वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं पहले संपूर्ण अंक, फिर अंक के भागों को, फिर इसके बाद दोनों ही से ये एकीकरण के माध्यम से सीखते हैं। एकीकरण का सिद्धांत क्या है? बालक पहले संपूर्ण अंक को, फिर अंक के भागों को चलाना सीखता है, उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। पहले बच्चा अपने हाथ को हिलाएगा, फिर इसके बाद उंगलियों के माध्यम से पेन या पेंसिल को पकड़ना स्टार्ट करेगा, फिर धीरे 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 हाथ और उंगलियों दोनों में सामंजस्य बैठाते हुए, एडजस्टमेंट बैठाते हुए वर्ड लिखने की कोशिश करेगा, फिर वर्ड के बाद आपके वाक्य को बनाएगा। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि एकीकरण के सिद्धांत में इसी तरह से सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास का एक पूर्व निश्चित क्रम होता है। पूर्व निश्चित क्रम में हम देखेंगे जैसे बच्चे पहले अपने सर को संतुलित करना प्रारंभ करते हैं, सर को पहले वो संतुलित करते हैं, फिर इसके बाद हाथों को, फिर इसके बाद टांगों को, फिर पहले तो वो बिल्कुल टोडलर की तरह चलते हैं, टोडलर की तरह रेंगते हुए, फिर इसके बाद खड़े होने की प्रैक्टिस करते हैं, फिर खड़े होने के बाद वो धीरे धीरे चलने की प्रक्रिया में आते हैं। तो ये क्या है? ये विकास की दिशा का सिद्धांत है। इसमें वो एक पूर्व निश्चित क्रम से विकास की ओर बढ़ते हैं, करते हैं। नौवां क्या है? विकास की भविष्यवाणी की जाती है। देखिए, किसी भी बच्चे की जो मानसिक योग्यता है उसको देखते हुए उसके मानसिक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। किसी बच्चे का शारीरिक विकास देखते हुए, शारीरिक योग्यता देखते हुए उसके शारीरिक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे किसी बच्चे का एक्सरे कर, अगर अंग का एक्सरे किया जाए तो उससे उसके शारीरिक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है आसानी से मेडिकल लाइन में। विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। देखिए, विकास जो है वो कभी एक रेखीय नहीं होता है। वो किसी आयु वर्ग में ज्यादा होता है, किसी बच्चे में पहले हो जाता है, किसी में बाद में होता है, तो वो वर्तुलाकार होता है। कभी विकास जो है संज्ञानात्मक विकास पीछे से हट के फिर इसके बाद वह वर्तुलाकार आकार में जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि बच्चे का जो विकास है, बाल विकास जो है वो आपका वर्तुलाकार होता है। आइए हम देखते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक कारक होता है और दूसरा बाह्य कारक होता है। अब आंतरिक कारक हम देखते हैं वंशानुगत कारक। वंशानुगत का मतलब बालक को जो भी अपने आनुवांशिक गुण अपने माता पिता अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं वो हमारा वंशानुगत कारकों में आते हैं। जैसे जिसमें हमारा रंग रूप आता है, जैसे आप देखे होंगे रंग रूप, आकार, शारीरिक गठन इत्यादि जो है वो आनुवांशिक गुण जो है वो अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, अपने माता पिता से मिलते हैं। दूसरा जो है वह हमारा शारीरिक कारक होता है। जैसे बाल विकास में शारीरिक कारक का भी काफी ज्यादा महत्व रहता है। जो बच्चे हमारे जन्म से कमजोर होते हैं उनके लिए जो बाल विकास जो रहता है, जो उनका डेवलपमेंट रहता है, विकास रहता है, वो स्वस्थ बच्चों की अपेक्षा कम होता है। तो ये भी एक शारीरिक कारक में माना जाता है। और तीसरा जो हमारा है बुद्धि। देखिए, बाल विकास में बुद्धि भी एक कारक के तौर पे कार्य करता है। बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस जो है वो बच्चे के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। वो अपने घर परिवार विद्यालय में कैसे एडजस्ट करता है, कैसे सामंजस्य बैठाता है, ये भी एक तरह से बाल विकास में एक महत्वपूर्ण कारक की तरह कार्य करता है। चौथा हम देखेंगे संवेगात्मक कारक। संवेगात्मक कारक जो है, जैसे बच्चे, कुछ बच्चे हमारे इमोशनल होते हैं, कुछ बच्चे में जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना होती है, तो उनमें विकास जो है वो अन्य जो हमारे सामान्य बच्चे रहते हैं, स्वस्थ बच्चे जो रहते हैं, जो इनका संवेगात्मक मतलब संतुलित संवेगात्मक होता है, उनकी अपेक्षा कम होता है। प्रतिकूल हमारा प्रभाव पड़ता है। जो भी हमारे बच्चे इमोशनल टाइप के होते हैं, जिनमें सारी चीज़ें जो हैं, जो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए काफ़ी बाल विकास प्रतिकूल हो जाता है। पांचवा हम देखेंगे सामाजिक प्रकृति। सामाजिक प्रकृति जैसे कि बालक का जो हमारा परिवार है, जो भी उसके ग्रुप्स हैं, जैसे किशोरावस्था में हमारे ग्रुपिंग होती है, जिस प्रकार का ग्रुप वो पाते हैं, तो उनसे भी बाल विकास पर प्रभाव पड़ता है। बच्चे अपने मित्रों से भी सीखते हैं, अपने घर परिवार के दोस्तों से भी सीखते हैं। तो ये भी एक सामाजिक प्रकृति में माना जाता है जो घर परिवार से उन्हें मिलता है। अब हम देखेंगे बाह्य कारक। बाह्य कारक में हम देखेंगे गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश।
गर्भावस्था में जो माता का स्वास्थ्य रहता है, जिस प्रकार का उनका फैमिली इन्वायरमेंट होता है, उससे भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम महाभारत काल में हम अभिमन्यु का भी उदाहरण ले सकते हैं कि अभिमन्यु अपने माँ के गर्भ से ही चक्रव्यूह को भेजना सीख गया था। तो उसी प्रकार से गर्भावस्था के दौरान जो माता का स्वास्थ्य होता है, उससे कहीं ना कहीं बच्चे का स्वास्थ्य जुड़ा रहता है, वो भी बाल विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। दूसरा हम देखेंगे जीवन की घटनाएं। जीवन की घटनाएं बालक को प्रेरित करती हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर अनाथ है, कोई बच्चा जो है वो अपने माता से वंचित है या माता पिता ने जिसे छोड़ दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं बच्चे के स्वभाव में आ जाता है, वह बाल विकास पर प्रभाव डालता है। तीसरा देखेंगे भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण जिस प्रकार के पर्यावरण में वो उत्पन्न होता है, जिस प्रकार के पर्यावरण में वो रहता है, वो कहीं ना कहीं पर्यावरण उसे एक प्रकार से प्रेरित करता है। जैसे अगर कोई बच्चा अगर गांव साइड का है, मतलब पहाड़ का है या मैदान का है, तो भौतिक वातावरण जो है वो कहीं ना कहीं बच्चे के विकास में एक प्रकार का योगदान देगा। चौथा है सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को आप ऐसे समझ सकते हैं कि शहर के जो बच्चे रहते हैं, उनका जो बाल विकास का स्तर रहता है, विकास का स्तर रहता है, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे रहते हैं उनका विकास का स्तर, दोनों में असमानता पाई जाती है। शहर के बच्चे ज़्यादा तेज गति से सीखते हैं, गांव के बच्चों में काफ़ी झिझक रहती है। वहीं पर अगर हम बात करें अमीरों के बच्चे, जो भी हमारा आर्थिक स्थिति जो है वो भी एक प्रकार से पोषण के स्तर पर प्रभाव डालता है। जो भी बच्चे संतुलित आहार लेते हैं, जो भी बच्चे सामर्थ्यवान परिवारों से होते हैं, रिच फैमिली के रहते हैं, वो पोषण पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वहीं जो हमारे मिडिल क्लास या फिर जो हमारे लो क्लास बच्चे रहते हैं, वो उन उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिनसे उनके विकास का जो दर रहता है वो कभी कभी प्रभावित होता है। तो इस तरह हम मान सकते हैं कि सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में बाल विकास में एक महत्वपूर्ण कारक के तौर पे योगदान देता है।